सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज एक टॉपिक ले रहे हैं हम शिक्षा से संबंधित। तो आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास। आज हमारा टॉपिक ये है, भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास। तो आधुनिक शिक्षा को कब से मानेंगे? जब भारत में मुगलों का शासन खत्म हुआ, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने पैर पसारना शुरू किया। तो आधुनिक शिक्षा की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी से देखते हैं और आज़ादी मिलने के बाद से आज तक ये हमारा टॉपिक है, भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास से संबंधित। अब इसमें संक्षिप्त हम उनके ईयर्स, जो समितियां बनी उनके ईयर्स देखेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में अरबी एवं फारसी भाषा के अध्ययन हेतु कलकत्ता मदरसा की स्थापना की और जिसका उद्देश्य मुस्लिमों और उनके कानूनों व इससे संबंधित अन्य विषयों की जानकारी देना। वारेन हेस्टिंग्स ये अंग्रेज़ों का गवर्नर रहा है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर अपना व्यापार के बाद राजनीतिक हस्तक्षेप करके और अपने पैर पसारना शुरू किए और भारतीय सरजमी पर कब्जा किया, तो फिर इन्होंने शिक्षा की ओर अपनी नज़र दौड़ाई। और शिक्षा में वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर ने 1781 में पहली बार अरबी एवं फारसी भाषा के अध्ययन हेतु। अब बात यहाँ सोचने की है कि अरबी और फारसी भाषा ये दो ही क्यों ली? अरबी और फारसी भाषा के अध्ययन हेतु कलकत्ता मदरसा की स्थापना की है, क्योंकि शासन 1206 से लेके और 1857 तक, भारतीय इतिहास में 1206 से लेकर 1857 तक किसका रहा है? मुस्लिम। पहले सल्तनत था, फिर उसके बाद मुगलों का था। तो भारतीय समाज में अरबी और फारसी भाषा का बोलबाला रहा। तो उन्होंने कहा कि इनके जो कानून हैं, मुस्लिम कानून को समझना है या अन्य कोई राजनीतिक हो या न्यायिक हो, तो उसको समझने के लिए क्या चाहिए? तो उन्होंने मदरसा की स्थापना कर दी। तो खुद भी तो समझ रहे हैं, उनका अपना भी तो एक हित है। तो पहला क्या, 1781 में एक काम ये किया। फिर उसके बाद 1784 में कौन आता है? सर विलियम जोन्स। 1784 में सर विलियम जोन्स ने
कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जिसने प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। पहले वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कदम उठाया, उसके बाद 1784 में दूसरा अंग्रेज है सर विलियम जोन्स, इसने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की और इसका उद्देश्य है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के अध्ययन हेतु भारत का जो इतिहास है प्राचीन काल से उसकी जो पूरी परंपरा रही उसको समझना है। तो क्या किया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कर दी और संस्कृति को भी समझने के लिए तो 2 कदम शिक्षा की तरफ बढ़े। प्रयास किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, अंग्रेजों द्वारा। पहला कब, 1857 के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में मजबूती से जमा हो गई। 2 जानकारी। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। 1784 के बाद कौन है जो शिक्षा में, आधुनिक शिक्षा में योगदान कर रहा है। तो आता है तीसरे पॉइंट पर बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्न से 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना। लो जी, अब इन्होंने जोनाथन डंकन ने 1791 में बनारस में किसकी स्थापना कर दी, संस्कृत कॉलेज की। तो चलिए संस्कृत में अब उम्मीद की जा रही है कि इस भाषा का विकास, इनके साहित्य का विकास, समाज में जागरूकता किसकी, संस्कृत। अब ये शुरुआत हो जाती है किसके द्वारा, जोनाथन डंकन के द्वारा 1791 में। अगला लॉर्ड वेलजली। लॉर्ड वेलजली ने ईस्ट इंडिया कंपनी के असैन्य अधिकारियों की शिक्षा के लिए 1800 ईस्वी में कलकत्ता में, जो आज कोलकाता है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। जो चौथा प्रयास है आधुनिक शिक्षा के विकास में, वो क्या है, लॉर्ड वेलजली ने ईस्ट इंडिया कंपनी के असैन्य अधिकारियों की शिक्षा के लिए। अब
विशेष बात क्या है कि कंपनी के ही हैं असैन्य अधिकारी की शिक्षा के लिए। उनको क्या करना है, शिक्षित करना है, उनको शिक्षा देनी है। तो 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हो गई। सैनिक नहीं है, असैन्य अधिकारी। अगला 5वां प्रयास इनका क्या रहता है, 1813 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वह 1 लाख रुपए विज्ञान एवं दर्शन की शिक्षा प्रदान करने हेतु खर्च करें। वास्तव में देखा जाए तो 1813 का जो चार्टर एक्ट है, यहाँ से कुछ सोचा जा सकता है कि भारतीयों के लिए अंग्रेज शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कर रहे हैं। 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल को अधिकार दे दिया गया कि भाई 1 लाख रुपए खर्च करो। किस बात पे? विज्ञान और दर्शन। अब भारतीय दर्शन पाश्चात्य दर्शन से बहुत आगे है, क्योंकि भारतीय दर्शन ने क्या तरक्की की है, आध्यात्म में, और पाश्चात्य दर्शन ने क्या तरक्की की है, भौतिकवाद में, मटेरियलिस्टिक। तो अंतर तो आया। तो 1813 के चार्टर एक्ट में विज्ञान और दर्शन। तो अब हमारी शुरुआत भारतीयों की विज्ञान से होने लगी। अब विज्ञान का अध्ययन, ऐसा नहीं विज्ञान पहले से नहीं जानते थे, लेकिन ये आधुनिक युग में विज्ञान की शुरुआत कौन कर रहे हैं? ये लोग, गवर्नर जनरल वगैरह, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। चलिए इसके आगे बात करते हैं। अगला जो प्रयास है, 5 प्रयास के बाद जो छठा प्रयास है, वो किसके द्वारा होता है, ये भी देखते हैं। राजा राम मोहन राय तथा डेविड हेयर के प्रयासों से 1817 में बना हिंदू कॉलेज पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज है। राजा राम मोहन राय, भाई इनको कौन भूल सकता है, बेहद विद्वान, अथक प्रयास किए भारत को पाश्चात्य शिक्षा की ओर ले जाने में। तो ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया। एक तरीके से उन्होंने कानून, लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से एक कानून पास कराया और भारत में सती प्रथा का अंत कराया। यह वही राजा राम मोहन राय हैं। डेविड हेयर के प्रयासों से, इनके साथ मिलकर राजा राम मोहन राय ने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कर दी। और इस कॉलेज में क्या पढ़ाया जाने लगा? पाश्चात्य, वेस्टर्न
जो कल्चर है वहाँ कैसे विज्ञान को पढ़ाते हैं, प्रयोगशाला वगैरह, ये सब शुरुआत होने लगी और सोचने का एक वैज्ञानिक ढंग पैदा हो गया। किसके प्रयास से? राजा राम मोहन राय के प्रयास से। उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज, ये छठा प्रयास। अब बात करते हैं सातवां प्रयास क्या रहा। 1835 में मैकॉले का विवरण पत्र, जिसमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने पर जोर दिया गया। स्कूलों में पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञान की शिक्षा पर जोर। शासन कौन कर रहा है हम पर? अंग्रेज। चल किसकी रही है? अंग्रेजों की। शिक्षा किसकी है? अंग्रेजों की। तो जो वो शिक्षा देख रहे हैं वो तो एक तरीके से हमारे ऊपर थोपी जा रही है ना। तो मैकाले क्या कह रहा है? माध्यम कैसा होना चाहिए शिक्षा का? अंग्रेजी। तो अब अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी, और अंग्रेजी जब हम पढ़ेंगे तो ये उनकी जुबान है, उनकी भाषा है, आसानी से कम्युनिकेशन हो जाएगा, एक दूसरे की बात कह लेंगे, सुन लेंगे और समझ लेंगे, और भारतीय लोगों पर शासन करने में आसानी रहेगी। क्या बेहतरीन तरीका अपनाया किसने? ये रहा मैकाले ने। अब शासन क्यों कर रहा है? अरे वो मजबूत है, हमारे ऊपर शासन तभी तो कर रहे हैं अंग्रेज। कमजोर के ऊपर मजबूत हमेशा शासन करेगा, और जब शासन करेगा तो अपनी चलाएगा। चला दिया। माध्यम कैसा होना चाहिए? अंग्रेजी। अब हमको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो बेटा अंग्रेजी में। और जो वेस्टर्न साहित्य वो भी पढ़िए और विज्ञान भी पढ़िए। ऐसा नहीं है कि इनसे कुछ हम सीखकर आगे ना बढ़े हों, बड़े हैं, लेकिन हमारी सभ्यता और संस्कृति और जो साहित्य था वो बैक फुट पे आ गया और ये फ्रंट पे आ गए। जोर तो इसी बात पे दिया जा रहा है। आगे आठवां प्रयास किया 1854 में वुड का आदेश पत्र चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में, जिसमें अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करने वालों को सरकारी नौकरियां देने पर बल दिया गया। और अभी मैं बोल रहा था ये बात कि इनको क्या बनाना था? भारतीय लोगों को कम्युनिकेशन के लिए क्लर्क बनाना, उनका काम करना। अब यहाँ भी कह रहा 1854 में वुड का आदेश पत्र है चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में, वो कह रहा है सीधा सीधा अंग्रेजी की शिक्षा जो अच्छी तरह से जान गए अंग्रेजी, तो आ जाओ भाई सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो उन्हीं को दी जाएगी भाई सरकारी नौकरी। किसको?
जो अंग्रेजी में बहुत बढ़िया हो गए। ये है प्लानिंग किसकी, वुड। अब ये बात आज़ादी से पूर्व की चल रही है। ये कौन सा प्रयास था इनका, 8वां। अब 9वें प्रयास की बात करते हैं। क्रमबद्ध तरीके से हम आज पहुँचे हैं, इतने पीछे से आ रहे हैं शिक्षा में और आज इतने आगे हम हो पाए हैं। 9वां प्रयास क्या कहता है, 1900 और सॉरी अभी 1900 कहाँ है, 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग, और भाई इसका दूसरा नाम हंटर कमीशन। तो ये सवाल पूछा ही जाता है कि हंटर कमीशन कब आया, 1882 में, और किसकी अध्यक्षता में, इसी की अध्यक्षता में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में, जिसमें एकेडमिक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम को अलग अलग लागू करने का सुझाव। भाई 1882 में आते आते ये कौन है, सर विलियम हंटर कमीशन या भारतीय शिक्षा आयोग, इन नामों से ये जाना जाता है। यह व्यक्ति कहता क्या है, एकेडमिक के साथ साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रम, लेकिन इन पाठ्यक्रम को अलग अलग लागू करने का सुझाव दिया और कुल मिलाकर व्यवसाय की बात करने लगा। कौन, हंटर कमीशन। उसके बाद विश्वविद्यालय आयोग, ये कब बना, 1902 में। किसके कार्यकाल में, लॉर्ड कर्जन। कौन है ये, वायसराय भारत का। तो इसने पहली बार विश्वविद्यालय आयोग बनाया और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास ये भी कर्जन भी कर रहे हैं। फिर 1917 में सैडलर आयोग, और अध्यक्ष कौन है इसका, यही है माइकल सैडलर। ये क्या कहता है, प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना का सुझाव दिया। किसने दिया, सैडलर आयोग। कब आया, 1917 में। अध्यक्ष कौन है, माइकल सैडलर। आगे देखते हैं। अगला, शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हेतु 2929 क्या है, हर्टांग समिति, और ये किसकी अध्यक्षता है, सर फिलिप हर्टांग।
की अध्यक्षता में। नेक्स्ट प्रयास है 1936 वुड एवर्ट, किसकी अध्यक्षता में? SM वुड। अब ये क्या कहते हैं? हाई स्कूल तक सभी कक्षाओं में भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। और पहली बार कौन कहता है ये? 1936 में ये बात कहते हैं कि भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। और कितनी देर बाद ये समझ में आई है? शुरू से अंग्रेजी, अब कह रहे भारतीय भाषाओं में। भारत में तो बहुत सारी भाषाएं हैं, क्षेत्रीय हैं। आगे 1944 सार्जेंट रिपोर्ट, किसकी अध्यक्षता में? सर जॉन सार्जेंट। उसके बाद 1948 में ताराचंद समिति, किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर ताराचंद। और ये इसको माध्यमिक शिक्षा समिति के नाम से भी जानते हैं। फिर 1948 में विश्वविद्यालय आयोग, कौन सा आयोग? विश्वविद्यालय आयोग। अब इसको और किस नाम से जानते हैं? राधा कृष्णन आयोग। ये भी कब आया? 1948 में। प्रश्न ये बनता है कि विश्वविद्यालय आयोग या राधा कृष्णन आयोग कब, कौन सी सन में आया? तो 1948 में। इसके बाद 1948 के बाद और राधा कृष्णन जो आयोग है, अब इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एस राधा कृष्णन, जो उन्हीं के नाम पर है। इसके बाद 1952 में मुदालियर आयोग, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इसको भी क्या कहते हैं? माध्यमिक शिक्षा आयोग। अब इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए, क्योंकि सब आयोग के सुझाव अलग अलग हैं, तो फिलहाल मैं आपको ये ईयर बता रहा हूँ और आयोग बता रहा हूँ, क्योंकि वो लंबा थोड़ा सा प्रकरण हो जाएगा, वो किसी और दिन देखेंगे। आज सिर्फ ये बात करते हैं कि किस सन में कौन सा आयोग आया। उसके बाद 1953 में आचार्य
नरेंद्र देव समिति, और इनके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? यही है, आचार्य नरेंद्र देव। फिर 1954 में श्रीमाली समिति, और इनके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के एल श्रीमाली। इन्होंने क्या कहा था? ग्राम विद्यापीठों को प्रोत्साहन दिया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए। किसको? ग्राम विद्यापीठों। फिर आता है कोठारी आयोग, ये कौन से सन में है? 1964। कोठारी आयोग, अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर DS कोठारी। इसको हम शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, शिक्षा आयोग। पेपर में तो यही पूछा, कोठारी आयोग कौन सी सन में आया? 1964। आगे 1964 के बाद अगर शिक्षा में कोई फेरबदल या सुझाव करने की बात आ रही है, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और आचार्य राममूर्ति समिति 1990। इन्होंने क्या कहा है? नवोदय विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करना। फिर 1992 यानी 92 यशपाल समिति कब आई? 1992। और अध्यक्ष इनके कौन हैं? यही है, प्रोफेसर यशपाल। बात क्या करते हैं? खास बात इनकी ये है, पाठ्यक्रम का बोझ कम करने की सलाह। भाई बहुत बढ़िया आदमी है। यशपाल समिति 1992 में आई और ये कहते हैं कि भाई पाठ्यक्रम जो है उसका जो बोझ ज़्यादा हो रहा है उसको कुछ कम किया जाए। तो हम 1781 से चले थे शिक्षा में, आधुनिक शिक्षा में विकास कैसे कैसे हुआ, और अब तक हम कहाँ पर आ गए? 1992 तक आ गए। और ये यशपाल समिति लास्ट। अब इसके आगे जब ईश्वर मौका देगा तब आपको और आपके बीच में फिर आके हम चर्चा करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।